Hello students, welcome to my channel. Today we discuss about first chapter of physics of class 10th, that is electricity. Electricity is an important source of energy in the modern times. Electricity is used in our homes, in industries and in transport. For example, electricity is used in our homes for lighting, operating fans and heating purposes. In industry, electricity is used to run various types of machines, and in transport sector, electricity is being used to pull electric trains. आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए। इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में भी यूज़ होती है, इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है और ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में कैसे यूज़ होती है, लाइटिंग पर्पसेस के लिए, फ़ैन चलाने के लिए और हीटिंग के लिए। और इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होती है, वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स चलाने के लिए। जितनी भी मशीन्स हैं ये सब चलती तो इलेक्ट्रिसिटी से ही हैं। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चलाने के लिए यूज़ होती है। In this chapter, we will discuss electric potential, electric current, electric power and the heating effect of electric current. In order to understand electricity, we should first know something about the electric charges. These are discussed below. इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। और डिटेल में इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, जो अभी डिस्कस किए गए हैं। If we bring a plastic comb near some very tiny pieces of paper, it will not have any effect on them. If, however, the comb is first rubbed with dry hair and then brought near the tiny pieces of paper, we find that the comb now attracts the pieces of paper towards itself. These observations are explained by saying that initially the comb is electrically neutral, so it has no effect on the tiny pieces of paper. When the comb is rubbed with dry hair, then it gets electric charge. This electrically charged comb exerts an electric force on the tiny pieces of paper and attracts them. जैसे कि अगर हम प्लास्टिक कॉम्ब को कुछ छोटे छोटे पीसेस पेपर के कुछ छोटे छोटे पीसेस के पास लाते हैं तो उनका उस पर कोई असर नहीं होता, कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम उस कॉम्ब को सबसे पहले अपने ड्राई हेयर पर रब कर लें और उसके बाद उन पेपर के पीसेस के पास लेके जाएं तो हमको क्या दिखता है कि वो कॉम्ब जो है वो उन पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है। वो छोटे छोटे पेपर के जो पीसेस होते हैं वो कॉम्ब पर चिपक जाते हैं। यही ऑब्जर्वेशन हमें बताते हैं कि सबसे पहले कॉम्ब क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। न्यूट्रल यानी कि उसमें कोई चार्ज नहीं था, इसलिए उसका पेपर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जब हमने कॉम्ब को ड्राई हेयर पर रब कर लिया तो वो उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट हो गए। यही इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉम्ब इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया छोटे छोटे पीसेस पर और उनको अट्रैक्ट कर लिया। Similarly, a glass rod rubbed with silk cloth and an ebonite rod rubbed with woolen cloth also acquire the ability to attract small pieces of paper and are said to have electric charge. इसी तरीके से एक ग्लास रॉड जिसको हम सिल्क क्लॉथ पर रब करें और एबोनाइट रॉड को रब करें वुलन क्लॉथ पर, तो इससे भी क्या होता है, इनमें भी ये प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है जिससे वो इलेक्ट्रिक चार्ज उनमें जनरेट हो जाता है, जिससे वो स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। बाय कन्वेंशन, द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड rubbed with a silk cloth is called positive charge and the charge acquired by ebonite rod rubbed with woolen cloth is called negative charge. अब इन बातों से हमने क्या जाना, टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और जो चार्ज ग्लास रॉड ने एक्वायर किया जब हमने उसको सिल्क क्लॉथ पर रब किया तो उस चार्ज को हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। और जो चार्ज एबोनाइट रॉड पर आया वुलन क्लॉथ पर रब करने के बाद उसको हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कौन सा वाला है, ग्लास रॉड वाला, और नेगेटिव चार्ज है एबोनाइट रॉड वाला।
अब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं मतलब अपोजिट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये क्या करेंगे आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। सिमिलर चार्जेस जिनको हम लाइक चार्जेस भी बोलते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे। SI unit of electric charge is coulomb, which is denoted by the letter C. We can define this unit of charge as follows. 1 coulomb is that quantity of electric charge which exerts a force of 9 into 10 की power 9 Newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it. SI यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, कूलाम, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से। हम इस यूनिट को मतलब कूलाम को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, 1 कूलाम इलेक्ट्रिक चार्ज की वो क्वांटिटी होता है जो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन्स का फोर्स एक्सर्ट करता है इक्वल चार्ज पर, जो उससे 1 मीटर की दूरी पर होता है। We will know that all the matter contains positively charged particles called protons and negatively charged particles called electrons. हम जानते हैं कि जितने भी मैटर हैं तो उनमें या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब क्या होता है कि ज़्यादातर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा था। तो पॉजिटिव कौन सा होता है, प्रोटॉन, इसको आप याद कर सकते हैं, P से पॉजिटिव होता है, P से प्रोटॉन होता है। तो पॉजिटिव चार्ज हो गया प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन। Proton possesses a positive charge of 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb, whereas an electron possesses a negative charge of 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb. जो प्रोटॉन होता है अब वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज कितने का होता है उसमें 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन कौन सा नेगेटिव चार्ज पोजेस करता है, कितने का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। It is obvious that the unit of electric charge called coulomb is much bigger than the charge of a proton or an electron. This point will become more clear from the following example. ये जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की उसको हम कूलाम कहते हैं, वो बहुत बड़ी होती है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा होता है कूलाम पर चार्ज। इसको हम इस सैम्पल प्रॉब्लम से समझ सकते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। अब इसमें क्या है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और अगर चार्ज इतना हो गया तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो गया 1। तो चार्ज है 1 कूलाम का, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हम लिखेंगे 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 10 की पावर माइनस 19 है नीचे, तो जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर में प्लस में 19 हो जाएगी और अपॉन में 1.6। तो 10 और अपॉन 1.6 कर लेंगे, और ये जो बराबर में 1 था 1 में हम 10 की पावर माइनस 18 का वो करा देंगे मल्टीप्लाई। मतलब हमने 10 की पावर माइनस 19 को 2 बार में तोड़ लिया है, 10 और इंटू 10 की पावर 18। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो यानी कि जब इतने इलेक्ट्रॉन साथ में मिलेंगे तब 1 कूलाम बनेगा। तो इस एग्जांपल से हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट कूलाम है, जो वो इक्विवेलेंट है उस चार्ज के जिसमें 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दस कूलाम इज़ वेरी बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसलिए कूलाम बहुत बड़ी यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की। Next, conductors and insulators. In some substances, the electric charges can flow easily, while in others they cannot. So, all the substances can be divided mainly into 2 electrical categories: conductors and insulators. कुछ सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत आसानी से फ़्लो हो जाता है, जबकि कुछ में नहीं हो पाता। इसलिए सारे सब्सटेंसेस
दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, दो इलेक्ट्रिकल कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जिनको हम कहते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच electric charges can flow are called conductors, but flow of electric charges is called electricity, so we can say that those substances through which electricity can flow are called conductors। ये तो हम छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मतलब जैसे जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ़्लो कर सकते हैं वो होते हैं कंडक्टर्स। तो फ़्लो इलेक्ट्रिक चार्जेस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो सब्सटेंसेस जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो सकती है उसको हम कहते हैं कंडक्टर्स। All the metals like silver, copper and aluminium etc. are conductors। जितने भी मेटल्स हैं जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब कंडक्टर्स होते हैं। The metal alloys such as nichrome, manganese and constantin which are used for making heating elements or electrical appliances are also conductors, but their electrical conductivity is much less than that of pure metals। जो मेटल अलॉयज़ हैं, मतलब मेटल्स के जो मिक्सचर होते हैं ना, अलॉयज़, जैसे कि नाइक्रोम, मैंगनीज, कॉन्स्टेंटिन, तो ये जो हीटिंग एलिमेंट्स बनाने में यूज़ होते हैं ये भी कंडक्टर होते हैं, लेकिन इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो प्योर मेटल से बहुत कम होती है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो अ कंडक्टर। कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में वो भी कंडक्टर होता है। द ह्यूमन बॉडी इज़ फेयरली गुड कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी भी एक गुड कंडक्टर होती है। Those substances through which electric charges cannot flow are called insulators। In other words, those substances through which electricity cannot flow are called insulators। Glass, ebonite, rubber, most plastics, paper, drywood, cotton, mica, bakelite, porcelain and dry air are all insulators because they do not allow electric charges to flow through them। In the case of charged insulators like glass, ebonite etc., the electric charge remain bound to them and do not move away। वो सब्सटेंसेस जिनमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ़्लो नहीं हो सकते उनको हम इंसुलेटर्स कह सकते हैं, मतलब उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। मतलब वो सब्सटेंसेस जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं होती वो होते हैं इंसुलेटर्स, जैसे कि ग्लास, एबोनाइट, रबर, प्लास्टिक एट्सेट्रा। ये सब इंसुलेटर हैं क्योंकि ये चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ़्लो करने से मतलब अलाउ नहीं करते कि वो उनसे फ़्लो करें। अब कुछ केस ऐसे होते हैं चार्ज इंसुलेटर्स के, जैसे ग्लास, एबोनाइट, जो हमने पहले एग्जांपल लिया था ग्लास रॉड का, एबोनाइट रॉड का। इनमें चार्जेस जो होते हैं वो बंधे हुए होते हैं, मतलब वो फ्री नहीं होते, तो वो मूव नहीं कर पाते हैं। We have just seen that some of the substances are conductors whereas other are insulators। We will now explain the reason for this difference in this behavior। अभी हमने देखा कि कुछ होते हैं कंडक्टर्स, कुछ इंसुलेटर्स। अब इनका बिहेवियर में ये डिफरेंस क्यों है इसको एक्सप्लेन करेंगे। All the conductors like metals have some electrons which are loosely held by the nuclei of their atoms। These electrons are called free electrons and can move from one atom to another atom throughout the conductor। जितने भी कंडक्टर्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लूजली हेल्ड होते हैं एटम्स की न्यूक्लियाई से। तो इसमें इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम तक मूव करते रहते हैं पूरे कंडक्टर में। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रेजेंस होती है सब्सटेंस में वही उसे कंडक्टर बनाती है, जिससे उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाए। The electrons present in insulators are strongly held by the nuclei of their atoms। Since there are no free electrons in an insulator which can move from one atom to another, an insulator does not allow electric charges to flow through it। इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंसुलेटर्स में जो स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं उन एटम्स की न्यूक्लियाई से, मतलब वो बंधे हुए होते हैं बिल्कुल, तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिससे वो एक एटम से दूसरे एटम में मूव नहीं कर पाते हैं। तो इंसुलेटर, इसीलिए इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक चार्जेस फ़्लो नहीं होते। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, स्टैटिक एंड करंट। इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। In static electricity, the electric charges remain at rest. They do not move. The charge acquired by a glass rod rubbed with silk cloth and the charge acquired by an ebonite rod rubbed with woolen cloth are the examples of static electricity। The lightning which we see in the sky during the rainy season also involves static electricity। Static electricity का मतलब होता है रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें रेस्ट में होते हैं।
वो मूव नहीं करते। जैसे कि ग्लास रॉड में जो चार्ज होता है, तो जब तक उसको सिल्क क्लॉथ से रब नहीं करो तब तक वो तब तक वो एक से दूसरे में वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, वो चार्ज रेस्ट में होता है। इसी तरीके से एबोनाइट रॉड को जब तक वूलन क्लॉथ पर रब नहीं करो तब तक उसमें चार्ज एक्वायर नहीं होता। यही सब एग्जाम्पल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के। और जो बारिश के समय में हमें आसमान में जो बिजली चमकती हुई दिखती है, वो भी एक एग्जाम्पल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन। द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज़ इन आवर होम्स is the current electricity. In this chapter, we will discuss only current electricity in detail. So, when we talk of electricity in these discussions, we will actually mean current electricity. और जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में होते हैं। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही डिटेल में बात करेंगे। तो जब भी बात होगी इलेक्ट्रिसिटी की तो उसका एक्चुअली में मीनिंग होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। Next is current electric potential. When a small positive test charge is placed in the electric field due to another charge, it experiences a force. जब हम एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो दूसरे चार्ज की वजह से उसमें फोर्स एक्सपीरियंस होगा. So work has to be done on the positive test charge to move it against this force of repulsion. तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्जन, मतलब इस फोर्स ऑफ रिपल्जन के अगेंस्ट इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक. मतलब जो भी वर्क डन हो रहा है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाने में, उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. Potential is denoted by the symbol V and its unit is volt. The potential of 1 volt at a point means that 1 joule of work is done in moving 1 unit positive charge from infinity to that point. जो भी पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V सिंबल से और इसकी यूनिट होती है वोल्ट. एक वोल्ट पोटेंशियल का मतलब होता है कि वहाँ 1 जूल ऑफ वर्क किया जा रहा है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक. इसलिए यूनिट सिंस द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, सो वी कैन ऑल्सो से दैट पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मीन्स दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज from infinity to that point. A more common term is used in electricity is however potential difference, which will be discussed now. अब हम ये भी कह सकते हैं, जैसे कि यूनिट है चार्ज की कूलम, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल है 1 वोल्ट का उस पॉइंट पर. इसका मतलब 1 वोल्ट एट पॉइंट का मीनिंग 1 पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट का मीन हो गया कि 1 जूल ऑफ वर्क डन किया जा रहा है 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक. एक और कॉमन टर्म है जो इसमें यूज़ होता है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम अब पढ़ेंगे. पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर. जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 2 पॉइंट्स के बीच का. मतलब 2 पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को ही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर. मतलब जितना भी वर्क डन हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर यूनिट चार्ज को ले जाने में, वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड. अब देखते हैं, जैसे वर्क जो है उसकी ऐसा यूनिट होती है जूल्स, और जो क्यू मतलब चार्ज है क्यू, वो उसकी होती है कूलम्स.
और पोटेंशियल को तो हम जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V। तो V इज इक्वल टू W/Q। W हो गया वर्क डन, Q हो गया क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो ऐसे से अब इसकी SI यूनिट बनाएंगे। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो 1V इज इक्वल टू 1J अपॉन 1C। तो 1V इज इक्वल टू 1JC इनवर्स, मतलब C की पावर -1। The potential difference is measured by means of an instrument called voltmeter. पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेज़र करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको हम कहते हैं वोल्टमीटर। द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द 2 पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलली कनेक्ट होता है, जहाँ भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना होता है उससे पैरेलली कनेक्ट होता है। जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें AB हो गया हमारा रेजिस्टेंस वायर। तो इसमें जैसे हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है पॉइंट A से पॉइंट B तक का, तो हमने वोल्ट मीटर को इससे पैरेलली कनेक्ट किया है। मतलब एक वायर उसका A पर कनेक्ट किया है, एक वायर उसका B पर कनेक्ट किया है। तो इससे क्या होगा कि जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो वोल्ट मीटर पर हमें शोन हो जाएगी। वोल्ट मीटर एज अ हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट टेक्स अ नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है तो इसमें जो करंट जो होता है सर्किट से वो मतलब नेग्लिजिबल ही लेता है, बहुत ही कम हल्का लेता है। द टर्म वोल्ट गिव्स राइज टू द वर्ड वोल्टेज। तो वोल्ट से ही वर्ड बना है वोल्टेज। वोल्टेज इज़ द अदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अदर नेम क्या है? वोल्टेज। अब उसी से बेसिस पर एक प्रॉब्लम है, सैम्पल प्रॉब्लम 1। हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। अब वोल्ट्स इसमें 2 दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे 128 वोल्ट में से 118 वोल्ट को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 10 वोल्ट। अब फॉर्मूला हमें पता है V इज इक्वल टू W/Q होता है, तो सब में रख देंगे, V की जगह 10, W की जगह W क्योंकि वर्क डन हमें निकालना है, अपॉन 2। फिर क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे क्योंकि W के संग 2 है डिवाइड में, तो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो W इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 2, तो W आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा 20 जूल्स। सेम है सैम्पल प्रॉब्लम 2, इसमें भी हमें वर्क निकालना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। When two charged bodies at different electric potential are connected by a metal wire, then electric charges will flow from the body at higher potential to the one at lower potential. जब दो चार्ज बॉडीज़ जिनका डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको मेटल वायर से कनेक्ट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक होते हैं। दिस फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ मेटल वायर कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। ये जो फ्लो होता है चार्जेस का मेटल वायर में, इसी से ही इलेक्ट्रिक करंट बनता है। It is a potential difference between the ends of the wire which makes the electric charges flow in the wire. तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है वायर के एंड्स के बीच का जिससे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं वायर में। We now know that the electric charges whose flow in a metal wire constitute electric current are negative charges called electrons. Keeping this in mind, we can now define electric current as follows. अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो मेटल में फ़्लो होते हैं, मेटल वायर में फ़्लो होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है और वो करंट क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस होते हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे? द इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्जेस जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं उनका फ्लो है कंडक्टर में, जैसे कि मेटल वायर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक करंट का एक कंडक्टर में, वो अमाउंट है इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो एक गिवन पॉइंट पर पास हो रहे हैं कंडक्टर में 1 सेकेंड में। इफ़ द चार्ज of q coulombs flow through a conductor in time t seconds, then the magnitude I of the electric current flows through it is given by। अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए करंट है I, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है I,
और उसमें Q कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है और टाइम कितना है T सेकेंड्स। तो इसको लिखेंगे हम I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर विच इज़ डिनोटेड बाय द लेटर A। वी कैन यूज़ above formula to obtain the definition of unit of current called ampere। ऐसा यूनिट करंट की होती है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं डेफिनेशन बनाने में, करंट के ऐसा यूनिट की डेफिनेशन बनाने में, जिसको हम कहते हैं एम्पियर। अगर हम चार्ज मतलब लें Q इज इक्वल टू 1 कूलम, मतलब चार्ज Q हमने लिया 1 कूलम का, और टाइम मतलब T लिया 1 सेकेंड का, तो करंट क्या हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। इससे हमें क्या डेफिनेशन मिलती है एम्पियर की? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो होगा कंडक्टर में 1 सेकेंड में, तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगा उसको हम कहा जाएगा 1 एम्पियर। जैसे ये दिया गया है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, तो 1A इज इक्वल टू 1C अपॉन 1S। तो अब स्मॉलर यूनिट्स भी होती हैं, जैसे मिली एम्पियर। एम्पियर में क्या और होता है? मिली एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर में कितने होते हैं? 10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं। और सेम ऐसे ही होता है, उससे भी छोटा माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 एम्पियर। Current is measured by an instrument called ammeter. The ammeter is always connected in series with the circuit in which the current is to be measured. For example, if we want to find out the current flowing through the conductor BC, then we should connect the ammeter A in series with the conductor BC as shown in figure 7. करंट को किससे मेज़र करते हैं? अमीटर से। अमीटर हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है सर्किट से, जिससे हमें करंट मेज़र हम कर लें। जैसे एग्जांपल है, अगर हमें जो वायर है B और C, इसके बीच का हमें करंट देखना है कितना है, तो हमें अमीटर को इसमें सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा। और जो जितना भी करंट पास हो रहा है अमीटर से, तो वो क्या होगा? देयरफॉर एन अमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। अमीटर में बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, बहुत हल्का रेजिस्टेंस होता है, सो दैट इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक करंट जो भी सर्किट में फ़्लो हो रहा है उसकी वैल्यू चेंज नहीं करता है। अब इससे हमें क्या क्या पता चला? वोल्ट मीटर में क्या होता है? वोल्ट मीटर उसको वोल्टेज को हम किससे कनेक्ट करते हैं? वोल्ट मीटर से। और करंट को करते हैं अमीटर से। वोल्ट मीटर पैरेलली जुड़ा हुआ होता है और अमीटर सीरीज़ में जुड़ा हुआ होता है। वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस जो है हाई होता है और अमीटर में रेजिस्टेंस लो होता है। सैम्पल प्रॉब्लम। An electric bulb draws a current of 0.25 ampere for 20 minutes. Calculate amount of electric charge. फॉर्मूला हमें पता है, टाइम वो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। टाइम जो है वो मिनट्स में दिया गया है, तो पहले सेकंड्स में चेंज करेंगे। तो 20 मिनट मल्टीप्लाई बाई 60 सेकंड्स तो हो जाएगा 1200 सेकंड्स। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T में रख देंगे, तो हमारी Q की वैल्यू हो जाएगी 300 कूलम। हाउ टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूस फ्लो कैसे लें? We have just studied that it is due to the potential difference between 2 points that an electric current flows between them. अभी हमने पढ़ा कि ये सब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है कि 2 पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। The simplest way to maintain a potential difference between the two ends of a conductor so as to get a continuous flow of electric current is to connect a conductor between the terminals of a cell or a battery. सिंपल वे है इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का 2 एंड्स के बीच में, जिससे कि हमें कंटिन्यूस फ्लो मिलता रहे करंट का। तो उससे हम क्या करेंगे, जो भी सेल या बैटरी हम ले रहे हैं उसके सेंटर में, उसके बीच में उसको हम कंडक्टर को हम कनेक्ट करेंगे बिटवीन द टर्मिनल्स, मतलब सेल या बैटरी के बीच में। जैसे ये बल्ब कनेक्ट है, इसमें क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर है, नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर है, और बीच में ये बल्ब कनेक्ट है। इससे क्या होता है,
कि ये कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है करंट का। ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन इनसाइड द सेल और बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन इट्स टर्मिनल। अब ये जो केमिकल रिएक्शन सेल के या बैटरी के अंदर होते हैं उससे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है उसके टर्मिनल्स के बीच में। एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस डिराइव्स द करंट इन अ सर्किट इन विच अ सेल और बैटरी इज़ कनेक्टेड। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इससे क्या होता है, ये सर्किट पूरा क्लोज रहता है और फिर ये करंट इसमें ये फ्लो होता रहता है जिससे ये बैटरी कनेक्ट होता है। और टर्मिनल्स कौन कौन से होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वॉज इन्वेंटेड अ लॉन्ग टाइम बैक, इट वॉज नोन दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, बट द इलेक्ट्रॉन हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, सो इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वॉज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई तब हमें बस इतना पता था कि 2 तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पर ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन भी कुछ होता है, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे कंसिडर किया गया, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के रूप में कंसिडर किया गया, और उसका जो डायरेक्शन था पॉजिटिव चार्ज का वो क्या लिया गया, जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन माना गया। Thus the conventional direction of electric current is from positive terminal of the cell to the negative terminal through the outer circuit। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। सो इन आवर सर्किट डायग्राम वी पुट एरोज on connecting wires pointing from the positive terminal of the cell towards negative terminal of the cell। इसलिए जब हम कोई सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो दिखाते हैं। जो हम कन्वेंशनल करंट के मूविंग का डायरेक्शन दिखाते हैं वो दिखाते हैं हम पॉजिटिव टू नेगेटिव बाय द हेल्प ऑफ एन एरो। बट एक्चुअल फ्लो क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का, एक्चुअल फ्लो जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो है नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो कन्वेंशनल के अपोजिट है। नेक्स्ट, हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर। वायर में करंट कैसे फ्लो होता है। वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल वायर। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का मेटल वायर में। व्हेन अ सेल और बैटरी इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड अ मेटल वायर हैज़ प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट। जब भी हम सेल या बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर क्या होता है, व्हेन द मेटल वायर हैज़ नॉट बीन कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ सेल और बैटरी, देन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट मूव एट अ रैंडम इन ऑल डायरेक्शंस बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल वायर। Second, when the source of electricity like cell or battery is connected between the ends of metal wire, then an electric force acts on the electrons present in the wire. Since the electrons are negatively charged, they start moving from negative end to positive end of the wire. This flow of electrons constitute electric current in the wire। क्या होता है कि जब मेटल वायर को जब हम कनेक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से, जैसे कि सेल या बैटरी, तो इलेक्ट्रॉन्स का वो जो डायरेक्शन होता है वो फ्री डायरेक्शन होता है। वो क्या करते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं, हर डायरेक्शन में चले जाते हैं, जैसे कि ये फिगर 9 में ये दिखाया गया है। फिर जैसे ही हम उसको कनेक्ट कर देते हैं किसी सोर्स से तो क्या होता है, उनका डायरेक्शन बिल्कुल बदल जाता है, वो एक ही सीध में मूव करने लगते हैं। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसा कि फिगर 10 में दिखाया है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अ कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंसेस and a switch between the 2 terminals of cell or battery along with an electric current flows is called circuit। एक कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ जिसमें वायर्स, अदर रेजिस्टेंस, स्विच होता है बैटरी या सेल के 2 टर्मिनल्स के बीच में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के साथ, उसको हम कहते हैं सर्किट। ये सिंपल सर्किट है और ये है हमारा
क्लोज, ये ओपन सर्किट और ये क्लोज सर्किट। इसमें फिर आते हैं सिंबल्स। अब जैसे इसमें क्या होता है, क्लोज सर्किट में क्या होता है कि क्लोज सर्किट में ये डायग्राम पूरा कंप्लीट होता है तो क्या होता है, बल्ब जलता है। लेकिन जब ये सर्किट ओपन होता है तो क्या होता है, ये बीच में से ये ब्रेक हो जाता है तो करंट का जो फ्लो है वो रुक जाता है। बीच में गैप आने की वजह से करंट का फ्लो रुक जाता है, इसलिए बल्ब जलना बंद हो जाता है। नेक्स्ट, सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। In electric circuits, we have to show various electrical components such as a cell, battery, connecting wires, wire joints, fixed resistance, variable resistance, ammeter, voltmeter, galvanometer, an open switch, a closed switch, and an electric bulb, etc. इलेक्ट्रिक सर्किट को शो करने के लिए हमें वेरियस अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स शो करने पड़ते हैं, जैसे सेल, बैटरी, वायर जॉइंट, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन सा होता है, जो चेंज होता रहता है। रेजिस्टेंस दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस जो चेंज होता रहता है, जिसको हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज रियोस्टेट। तो ये कुछ ड्रॉ किया हुआ है कि कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बैटरी को रिप्रेजेंट, ये बी नंबर सी पे है, ये कनेक्टिंग वायर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी वायर जॉइंट, ई वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, एफ है फिक्स्ड रेजिस्टेंस, जी है वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ओपन स्विच, क्लोज स्विच, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब है इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। द सिंबल फॉर अ सिंगल सेल इज शोन। ये जो है कुछ एक ही तरीके से बनाते हैं, कुछ बनाते हैं दो तरीक़ों से या कई तरीक़ों से। बैटरी क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन जो कि सीरीज़ में जुड़े हुए होते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस के दो सिंबल्स होते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा था। फिर आता है सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सर्किट डायग्राम बनाकर। A diagram which indicates how different components in a circuits have been connected by using electrical symbols for the components is called circuit diagram. वो डायग्राम जिससे हमें पता चलता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स सर्किट में कैसे कैसे जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को यूज़ करके उन कंपोनेंट्स के लिए, उसको हम कहते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम हम दो तरीके से बनाते हैं, एक बनाते हैं ये ओपन सर्किट के लिए, एक बनाते हैं क्लोज सर्किट के लिए। जैसे कि ये बना हुआ है, ये कौन सा है, क्लोज सर्किट है, ये पूरा जुड़ा हुआ है। ये है हमारा ओपन सर्किट का डायग्राम। एक डायग्राम हम ये बनाते हैं इस तरीके से, इसमें क्या क्या है, सेल है, कनेक्टिंग वायर है, स्विच है, अमीटर, वोल्ट मीटर, रजिस्टर, इनके शॉर्ट वो भी हैं। रजिस्टर को हम आर से डिनोट करते हैं, ये वोल्ट मीटर का ये वी है, अमीटर ए है, सेल, स्विच, कनेक्टिंग वायर एट्सेट्रा। तो उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको सॉल्व करने होंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा यहाँ तक। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, और ग्राफ है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। थैंक यू।